हेलो। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बिफ़ोर वीडियो में मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दिया था कि जो सेक्शन 1 में है वो हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपकी 3 चैप्टर्स हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि हम हिटलर यानी कि नाज़िज़्म, ठीक है, उसकी राइज़ कैसे होगी उसकी पूरी डिटेल्स वो पढ़ेंगे। चैप्टर 3, ठीक है, सेक्शन ए। तो आज हम इस वीडियो में वी विल बी स्टडिंग ओनली अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी जिसमें आप कुछ एक एक वर्ड जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जिसमें आप पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या एक्शंस हुई थी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी हर एक वर्ड को अच्छी तरह से समझाऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट मेकिंग दिस वीडियो वेरी लेंदी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है कि ठीक है, सवेरे की बात हो रही है। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग सवेरा हुआ है अभी 14 जुलाई 1789। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस डेट। ठीक है, अगर आप डीएसएसबी की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, आपका सोशल साइंस है, तो आप ये डेट याद रख लेना। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट। मैं आपको बताती चलूँगी कौन सी डेट्स आपको याद रखनी है। तो 1789 ईयर है, ठीक है, और 14 जुलाई। तो 14 जुलाई 1789 की सवेरे वाली मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी सवेरा सवेरा हो रहा है। यहाँ पे जो सिटी ऑफ पेरिस, ठीक है, पेरिस कहाँ पे है, तो ये कैपिटल है फ्रांस का। तो यहाँ पे कैपिटल जो है फ्रांस की वो पेरिस जो है, यहाँ पे एक अलार्म हो गया। यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी अलार्म्ड हो गए, सतर्क हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे जो राजा था उसने कमांड करी थी अपने कुछ मिलिट्री ट्रूप्स को, ठीक है, कि वो सिटी में जाएं। अब सिटी में कोई अपनी मिलिट्री कमांडर्स को भेज रहा है, कुछ ट्रूप्स को भेज रहा है, तो ऑब्वियसली वो कोई एक्शन लेने वाला है। यहाँ पे किसी सिटीज़न की पिटाई होने वाली है, या किसी को पकड़ कर लाना है, या किसी को मारना पीटना है, बस यही काम होगी, मतलब वॉर। ओके, तो ये बस एक अफवाह थी, इसका कुछ कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पता, बस किसी ने ऐसा अफवाह दे दिया कि राजा जो है वो अपना कुछ मिलिट्री को सिटी में भेज रहा है। ये स्प्रेड हो गई ये अफवाह, और इसी को अफवाह को सुन कर क्या हो गया, और ये अफवाह थी, ठीक है, ये र्यूमर्स थी कि राजा भेज रहा है, और वो तुरंत ही क्या करने वाला है, अपनी आर्मी को बोलेगा कि सिटीजन्स यानी कि जितने लोग हैं वहाँ पे उनको शूट कर दो, सबको मार दो। तो यहाँ तो ओबियसली सब क्या हो जाएंगे, सिटीज़न डर जाएंगे कि भाई राजा हमें मारने के लिए इतने सारे ट्रूप्स को भेज रहा है। तो डर से क्या होगा, यहाँ पे 7,000, ठीक है, ये 7,000 की भी आप याद कर लो, क्या पता ये एग्ज़ाम्स में पूछ ले, क्योंकि हर एनसीईआरटी की एक छोटी छोटी वर्ड्स को भी उठाकर वो क्या एज इट इज़ वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने 7,000 मैन एंड वुमेन, ठीक है, मतलब टोटल बोल सकते हो कि जितने फ्रेंच के 7,000 पीपल जो हैं वो गैदर्ड हो गए। कहाँ पर? तो टाउन हॉल, ठीक है, आपको ये टाउन हॉल याद रखना है कि 7,000 पीपल गैदर्ड हो गए टाउन हॉल में, और यहाँ से ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, एक पीपल मिलिशिया बनाएंगे, यानी कि खुद ही क्या करेंगे, एक मिलिट्री बनाएंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई आर्म्स नहीं था, वेपन्स नहीं थी, है ना। तो ये कैसे ही लड़ेंगे राजा के जितने भी आर्मीज़ हैं, ट्रूप्स हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी दे आर इक्विप्ड, और ये बेचारे क्या है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या करेंगे, खुद में ही ये मिलिट्री बना देंगे। तो इसको हम पीपल्स मिलिशिया बोलते हैं, ठीक है। ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि हम खुद ही क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे। और फिर यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये जाके घुस जाएंगे, और वहाँ से घुस के वो क्या करेंगे, आर्म्स को खोजेंगे, यानी कि कोई भी वेपन्स हो गए, जैसे शूट गन्स हो गए या फिर सोर्ड्स हो गए, ऐसे कोई भी वेपन्स या हथियार को खोजना स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस घुस कर। फाइनली क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेवरल हंड्रेड्स ग्रुप्स, ठीक है, मार्च करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यानी कि मान लो ये फ्रांस है, तो ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो ये ईस्टर्न पार्ट में क्या करेंगे, ये चले जाएंगे, और ईस्टर्न पार्ट सिटी का यानी कि पेरिस का, सिटी पेरिस है, ठीक है, पेरिस के ईस्ट पार्ट में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो फोर्ट्रेस प्रिजन है, जहाँ पे राजा जो है वो क्या करता था, जितने भी कैदी हैं उनको डाल कर रखता था यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्ट्रेस प्रिजन में वो आ गए,
उन्होंने स्टॉर्म करा वहाँ पर। और फिर एक बस्तिल था, ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन ये बस्तिल ही है। यहाँ पे ये जाके इनको लगेगा कि इनको बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, गोदाम मिलेंगे आर्म्स के, एम्यूनिशन के, इनको कैनन मिलेंगे, गन्स मिलेंगे, बहुत सारे हथियार्स मिलेंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द बस्तिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। तो यहाँ पे जितने भी जो बस्तिल के सामने जो भी सोल्जर्स थे उनको इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, अच्छा यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, हथियार वगैरह ले लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर, तो बस्तिल के कमांडर में, ठीक है, द कमांडर ऑफ द बस्तिल वाज किल्ड। अब यहाँ पे जो बस्तिल का जो कमांडर होता है उसको मार दी जाती है, उसके पास ऑलरेडी हथियार रहती है तो उनको उसे मार दी जाती है, ठीक है, बस्तिल का कमांडर को। और उसे मारने के बाद यहाँ पे जितने भी जो कैदी होते हैं यानी कि प्रिजनर्स होते हैं उनको छोड़ दी जाती है। तो आपको याद रखना है प्रिजनर्स ज़्यादा नहीं थे बट ओनली 7 ऑफ देम, ठीक है, सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे जो बस्तिल है ना उससे नफ़रत करते थे लोग, लोगों में बहुत आक्रोश था, नफ़रत था, ठीक है, हेटेड बाय ऑल। क्योंकि ये एक इस तरह से एक प्रतीक था कि एक डेस्पोटिक रूल है राजा का। वो जो है, जो हम यहाँ ब्रेड के लिए मर रहे हैं, हम इतने भूखे प्यासे हैं, हमारी दुख दर्द समझने वाला राजा ही नहीं है, वो क्या करता है, वो अत्याचार कर रहा है हमारे साथ, जो कि हम अभी फर्दर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डेस्पोटिक मतलब होता है तानाशाही, जो राजा बहुत तानाशाही होता है, जो एक्शन को वगैरह प्लान को वो लागू कर देता है, उसे कोई मतलब नहीं है लोग मर रहे हैं जी रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं होती, तो उसे तानाशाही बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ज़ार भी था, ऐसा हिटलर भी था। और यहाँ आप रशियन रिवॉल्यूशन में देखोगे तो लुई 16 यानी कि इस समय हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लुई 16 होता वो राजा था। यहाँ पे जो फोर्ट्रेस था वो उसको डेमोलिश्ड कर दी गई, यानी कि फोर्ट्रेस को क्या कर दी गई, तोड़ दी गई। हर इसके जो स्टोन्स थे, जो ये बिल्डिंग बनी हुई थी ये पत्थरों से बनी थी, ठीक है, हर पत्थर के टुकड़े को यहाँ पे क्या कर दी गई थी, इसको मार्केट्स में बेच दी गई थी। और मार्केट से ख़रीदेगा कौन, जो इनको सोवेनिर की तरह से रखना चाहता हो, ठीक है, कि उसे पता चले कि किस तरह से उन्होंने उस बिल्डिंग यानी कि जो फोर्ट्रेस है उसको किस तरह से तोड़ा था, यानी कि बस्तिल को, ठीक है। तो एक तरह से वो एक याद बनी रहेगी, एक मास्टरपीस, ठीक है, सोवनीर। द डेज दैट फॉलोड सो मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये दिन आपको, और आगे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंगे होंगे, रायोट्स होंगे, कहाँ पे, पेरिस में भी होंगे। और पेरिस से अगर साइड अगर आप देखोगे बहुत दूर तक तो देहात साइड में यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरिस, ठीक है, बहुत सारे पीपल यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट में कि ब्रेड की जो प्राइस है वो काफ़ी हाई हो गई है। अब यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्राइस ऑफ ब्रेड की बात की गई है, ओके। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे हम इंडिया में रोटी खाते हैं, राइट, रोटी हमारी क्या है, और चावल, ठीक है, रोटी और चावल क्या होती है, हमारी स्टेपल है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज़ लंच या फिर डिनर हो गया तो हम इसको खाते हैं डेली बेसिस में। उसी तरह फ्रेंच के लोग जो होते हैं ना वो ब्रेड खाते हैं, जिस तरह से हम रोटी खाते हैं और राइस, उस तरह से वो ब्रेड खाते हैं नॉर्मली, ब्रेड के साथ वगैरह कोई भी वो डिश लेना प्रेफर करते हैं। तो ब्रेड जो थी वो कॉमन उनकी डाइट में रहती ही थी। और ब्रेड की ही प्राइस क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था राजा ने, तो उसी की प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत लोग, ठीक है। तो दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई आप इतनी ज़्यादा हाई प्राइस क्यों ले रहे हो ब्रेड की। और उसके बाद बहुत सारे हिस्टोरियंस ने देखा पीछे, ठीक है, अब हम पीछे जाएंगे कि आखिर लोग इतने गुस्सा क्यों थे, ठीक है। तो हमें तो ये पता चला कि प्राइस बहुत हाई हो गई थी, राजा ने बहुत हाई प्राइस कर दी थी ब्रेड की, ये वन ऑफ द रीजंस था इनका गुस्सा होने का। फिर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स होंगे, ठीक है, ये बस एक इवेंट नहीं है कि बस प्राइस कर दिया ब्रेड का ज़्यादा, और भी बहुत सारे आप कुछ चेन ऑफ इवेंट्स देखोगे जो शुरुआत हुई थी। और इसी के बाद क्या हुआ, राजा को एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, यानी कि उसे उसके सर को काट दी जाएगी, जिसको हम गिलेटिन बोलते हैं, गिलेटिन, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आपको बस मैं ये वर्ड से यूज़ करा रही हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स को याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगी और लास्ट में
किंग का क्या हो जाएगा, लुइस 16 को फांसी नहीं, मतलब उसकी सर को काट दी जाएगी, ठीक है, जिसको हम गिलिटिन बोलते हैं फ्रेंच में। मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। अब लोगों को यहाँ के ये जो फ्रांस के लोग थे ना, इनको पता ही नहीं था कि ये जो चीज़ ये कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहा है, इसमें ये राजा को मार देंगे, लास्ट में क्या होगा, इसका आउटकम किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। बस लोग क्या थे, यहाँ पे गुस्सा थे और ये सब चीज़ हो रही थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये कैसे और क्यों हुआ, ठीक है। ये आप एक इमेज दे सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें इस इमेज में आप देखोगे दिस इज़ बस्तिल, ठीक है। बस्तिल, यहाँ पे आपको धुएं दिख रहे होंगे, इसको डेमोलिश की जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लोग कैसे यहाँ पर कैनन से बस्तिल को फोड़ रहे हैं। एक एक ईंटा इसका क्या हो रहा है, ये लोग निकाल के इसको दुकान में बेच दे रहे हैं, ताकि इसको सोवनीर की तरह कुछ लोग जो है वो ख़रीद कर उसे एक सोवनीर की तरह रख सके, इस 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 इंसिडेंट को एक मेमोरी बनाकर, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा है, स्टॉर्मिंग ऑफ बस्तिल सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द बस्तिल। आर्टिस्ट जो यहाँ पे थे और इन्होंने क्या बनाया, प्रिंट्स बना लिया, ठीक है, ताकि याद किया जा सके इस इवेंट के बारे में कि इस इवेंट कैसे हुई थी, लोग कितने गुस्से थे, लोगों ने क्या करा। तो ये बस कैप्चर कर लिया इस मोमेंट को, ठीक है। तो ये ग्लिम्स आप देख रहे हो और आप इमेजिनेशन कर रहे होगे कि उस समय लोग कितना गुस्सा होंगे कि एक एक ईंटा वहाँ से निकाल रहे थे। तो गाइज़ ये वाला फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम थोड़ा हिस्ट्री में देखेंगे कि आखिर रीज़न क्या था कि लोग इतना गुस्सा हो गए थे। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम्स में बार बार आती है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब पहली बात तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये फ्रेंच सोसाइटी जो है ये कब स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा बाद में होगा, कब, 18th सेंचुरी के थोड़े बाद में, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी के हम पढ़ने वाले हैं कि 18th सेंचुरी के थोड़े बाद में कैसा फ्रेंच का समाज था, फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा 1789 हम पढ़ रहे थे। अब हम यहाँ 89 से 774 में आ जाते हैं, सॉरी 1774, ठीक है। तो 1774 में ये आपको याद रखना है कि लुइस 16 जो है ये राजा था। लुइस 16 कौन से फैमिली से था, तो बुरबॉन फैमिली। ये भी एग्जाम से पूछ ली जाती है, दैट ही बिलोंग्स टू बुरबॉन फैमिली, ठीक है। ये राजा कौन, लुइस 16, बुरबॉन फैमिली। ये थ्रोन में आकर बैठता है, ठीक है, सीट को ग्रहण करता है फ्रांस का। ये सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड था जब इसकी शादी हुई, किससे, तो ऑस्ट्रियन से हुई थी, ठीक है। ये खुद तो फ्रांस का था, बुरबॉन फैमिली से, लेकिन शादी किससे करा था, ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस यानी महारानी, राजकुमारी, सॉरी, ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मैरी एंटोनेट, ठीक है। तो मैरी एंटोनेट, आपको इसका नाम याद रखना है, शी वॉज द वाइफ ऑफ लुइस 16। अच्छा, मैंने एक बचपन में कार्टून देखा था या कोई डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें मैरी एंटोनीट जो है ना, इनको दिखाया गया था, शी वॉज ए केक लवर। वो हमेशा केक खाती रहती थी, उनके पूरे जो कैसल था ना, वहाँ पे सिर्फ केक की स्मेल ही आती रहती थी, बिकॉज शी वॉज़ वेरी फंड ऑफ केक। और बाहर अगर आप देखोगे लोग को ब्रेड तक की नसीब नहीं थी, लोग वहाँ पे कुछ कुछ तो लोग भूखे ही मर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन थी और मैरी एंटोनेट के पास बहुत सारे केक्स रहते थे। तो इस तरह का एक कार्टून मैंने देखा था। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अपॉन हिज एक्सेशन, जब इसने सीट ग्रहण करा एक नए राजा की तरह, ठीक है, लुइस 16, तो दुर्भाग्यवश, ठीक है, क्या था, अनफॉर्चुनेटली जब इसकी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी, यानी कि जितने भी इसके कोष थे ना, यानी कि क्या बोलते, कॉफर, ठीक है, ट्रेजरी, इतने पैसे थे उसके जो रेन में, रॉयल्टी में, तो वो क्या था, खाली हो गया था, उसके पास पैसे ही नहीं थे। क्यों नहीं थे, उसका रीज़न है कि काफ़ी लंबी टाइम से ये क्या कर रहे थे, वॉर लड़ रहे थे, जिससे इनकी फाइनेंशियल जो है वो क्या हो गई, रिसोर्स ड्रेन हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे जो जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेंटेनिंग कॉस्ट तो लगेगी ही,
जैसे इनका जो कोर्ट था वो बहुत ही लग्जरी था, एक्स्ट्रावेजेंट था, बहुत ज़्यादा ही खर्च लगती थी उसमें। बहुत सारे इमेंस एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलिस, ये जो वर्सलिस का जो पैलेस था जिसमें राजा रहता था, वहाँ पे कोर्ट को बिल्कुल अच्छे तरह से रॉयल्टी की तरह से सर्व करना खाना, फिर उसको अच्छे से सजा कर रखना, तो वो बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंस था। फिर लुइस जो 16 जो था, ठीक है, वो उसने क्या करा था, फ्रांस हेल्प करा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को। हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी 13 कॉलोनीज़ जो थे अमेरिकन की, इन्होंने कैसे रिवोल्ट कर दी थी अगेंस्ट द ब्रिटेन, और फ्रांस ने इस चीज़ को सपोर्ट करा था क्योंकि फ्रांस वाज इटसेल्फ वाज अगेंस्ट ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्रांस ने क्या करा था, असिस्ट करा था इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकि यहाँ पे क्या हो, इंडिपेंडेंस मिल जाए अपने कॉमन दुश्मन से, जो कि कौन था, ब्रिटेन था। ये वार जो है ये क्या हुआ, और भी बिलियन लेवर्स जो है ये डेप्ट में डाल दिया, किसको, तो राजा लुइस 16 को। कर्ज में वो डूब गया, हैड ऑलरेडी राइजन, ठीक है, पहले तो एक मोर देन अ बिलियन लेवर्स, ठीक है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा क्या हो गया, डेप्ट में था वो। अब इतने डेप्ट में होने के बाद भी वो क्या हो गया, अब यहाँ पे और वो ज़्यादा डेप्ट क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उसने क्या करा था, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगती थी, फिर उसके बाद उसने वॉर लड़ा, तो ये सबसे उसकी जो डेप्ट है वो बढ़ गई थी, मोर देन 2 बिलियन लेवर्स, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जो उधार देने वाले लेंडर्स थे वो भी क्या करने लगे, स्टेट क्रेडिट राजा को देते थे, और वो अब क्या करने लगे, 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने लगे लोन्स में, ठीक है, और ज़्यादा। तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्या है, अब उसको तो पे करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि वो जितने भी बजट हैं उसको क्या कर सके, खर्च कर सके, बजट इंटरेस्ट पेमेंट्स में खुद ही अकेला। तो ये रेगुलर एक्सपेंस को मीट करने के लिए, और ये जो कॉस्ट मेंटेन करने के लिए, खुद की जो आर्मी होती थी उसको मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज़ को मेंटेन करना, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको भी मेंटेन करने में पैसे लगते हैं, फ़ंड चाहिए, ठीक है। तो उस फंड को ये कहाँ से लाते थे, तो ये क्या करते थे, ये स्टेट जो है ना फोर्स करता था, यानी कि फोर्स करना मतलब ज़बरन क्या करता था, इंक्रीज़ कर देता था टैक्स। येट इवन दिस मेजर वर नॉट हैव सफिस्ड, तो ये जो मेजर्स हैं ये भी क्या हुआ, सफिस्ड नहीं हो पाया। फ्रेंच सोसाइटी ऑफ 18th सेंचुरी जो है वो 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। अब आप 3 स्टेट्स देखना, क्लर्जी और नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, आप लोग एक एक वर्ड यहाँ से याद कर लेना। पहला क्लर्जी था, यानी कि चर्च वाले लोग, ठीक है, दूसरा नोबिलिटी थी यहाँ पे, और तीसरा जो था वो बिग बिजनेसमैन। यहाँ पे बिग नोबिलिटी मतलब हो जाता है किंग, किंग हो गया, ठीक है, किंग नोबल था, लुई 16 हिमसेल्फ वाज इन द सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन आ जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जितने भी सोसाइटी के जो लोग होते हैं ना वो सब थर्ड स्टेट्स में आ जाएंगे। और थर्ड स्टेट्स ही जो थे वो क्या थे, इसमें पीजेंट्स, आर्टिशंस, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिशरमैन्स, बिजनेस सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये 3 स्टेट्स में इसके सोसाइटी बटी हुई थी फ्रेंच की। और यहाँ पे ओनली मेंबर जो था वो थर्ड स्टेट जो थे वही सिर्फ पे टैक्स करते थे। इसका मतलब ये जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट देख रहे हो ना ये वाला, इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेक्शंस क्या करते थे, पेमेंट करते थे, किसकी, टैक्स की। दे ओनली पेड टैक्सेस, बट ये दोनों जो थे इनको प्रिविलेज्ड क्लास बोलते हैं, इनको टैक्स बिल्कुल भी पे नहीं करनी पड़ती थी, और कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इनको पे करनी पड़ती थी, किनको, थर्ड स्टेट्स को, हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव डाउनवर्ड्स। यहाँ पे जो सोसाइटी था स्टेट्स का, ये एक फ्यूडल सिस्टम था, आपको याद रखना है, काफ़ी फ्यूडल सिस्टम में उस समय चलता था, काफ़ी पुराना ज़माना था। यहाँ पे मिडिल एजेस में आप देख सकते हो ये डेटेड है, इसे ओल्ड रेजिम भी आप बोल सकते हो डिस्क्राइब करने के लिए कि इनका जो समाज था, ठीक है, फ्रांस, वो 1789 में 1789 के पहले ऐसा ही था, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम थी यहाँ पर। तो ये जो सिस्टम है स्टेट्स का, सोसाइटी का, आप देख रहे हो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे पीजेंट जो हैं
90% जो है इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। 90% सोच रहे हो आप, पॉपुलेशन पूरा 90% पीजेंट्स का ही है अलोन। और यहाँ पे बहुत ही थोड़े नंबर जो हैं ये लैंड को ओन करते थे। 60% लैंड कौन ओन करता था, तो नोबल्स करते थे। बाकी 40% कहाँ चला गया, आधा तो चला गया चर्च के पास और आधा चला गया पीजेंट्स के पास। अब चर्च जो है अदर वो रिच मेंबर्स थे, ठीक है, वो थर्ड स्टेट्स में थे। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, ठीक है, ये अलग थे। इनके पास क्या था, अलग ही ये बिलोंग करते थे, बाकी लैंड लिए हुए थे अपार्ट फ्रॉम 60%। यहाँ पे जो मेंबर्स थे, फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज़ क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली थी, ठीक है, फ़ायदे मिले थे। कब, बर्थ से ही फ़ायदे मिले, यानी पैदाइश फ़ायदे मिले थे इनको, इनहेरिटेंस फ़ायदा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इनको टैक्स ही पे नहीं करनी पड़ती थी स्टेट को, 1 रुपये भी नहीं देते थे ये। नॉबल्स वे फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, अब यहाँ तो चलो टैक्स भी नहीं पे करनी पड़ रही है और यहाँ पे बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इनको नहीं पे करना पड़ रहा है, ये इंजॉय कर रहे हैं। जिसमें फ्यूडल ड्यूज़ होते हैं जिनको थर्ड स्टेट्स पे करते थे, जो कि किससे एक्सट्रैक्ट करते थे, ओनली पीजेंट्स से। पीजेंट्स वे ऑब्लाइग टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे उनको क्या करना पड़ता था, सर्विसेज देनी पड़ती थी किनको, लॉर्ड्स को, यानी कि नोबिलिटी को। टू वर्क इन दिस हाउस एंड फील्ड्स, इनके घर पे काम करते थे, इनके फील्ड्स में काम करते थे, इनके आर्मीज़ में जाकर सर्विस देते थे, या फिर कोई बिल्डिंग रोड्स में जाकर सर्विस देते थे। तो इस टाइप की इनको सर्विसेज देनी पड़ती थी नोबिलिटी को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ